हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के सिविक्स कैटेगरी के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो ये सिविक्स का जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, पावर शेयरिंग यानी सत्ता का विभाजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो है हमने क्लास 9th में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम उसके आगे और डिटेल में इस साल इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात बोल रहा है, इस पावर शेयरिंग से मतलब हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग से समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग यानी पावर का विभाजन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है पावर का शेयरिंग करके किसी भी, यहाँ पे पावर शेयरिंग का मतलब यहाँ पे पावर जो है, ये पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये पावर जो है वो गवर्नमेंटल पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो पावर है वो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में भी विभाजित हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों में जो है जो पावर की शेयरिंग है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इस चैप्टर में जो है 2 केस स्टडीज़ दी हुई हैं, बेल्जियम की और श्रीलंका की। तो इसकी मदद से जो है इन दोनों कंट्रीज़ में क्या हुआ, उसकी मदद से हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो दोनों कहानियाँ हैं श्रीलंका की और बेल्जियम की, ये हमें बताती हैं कि जो लोकतंत्र है वो पावर शेयरिंग का डिमांड करता है। ठीक है, यानी जो लोकतंत्र है उसके लिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया हुआ। ठीक है, तो बेल्जियम जो है हमारा, वो यूरोप का एक बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे भारत देश में जो हरियाणा राज्य, उससे जो है ये बेल्जियम है उससे छोटा है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, और जो बेल्जियम की जो सीमाएं हैं, उसके जो बॉर्डर्स हैं, वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि जो बेल्जियम है वहाँ पे जो 59% जनता है वो डच बोलती है, और वो बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बेल्जियम का ये रफली डायग्राम है, तो और ये बेल्जियम की राजधानी यहाँ पे है, ये ब्रुसेल्स। ठीक है, तो जो बेल्जियम में जो 59% पीपुल हैं वो इस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 40% हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो जो है फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, यानी बेल्जियम की 59% जनता जो है वो डच बोलती है, और 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो बाकी के 1% बचे पीपुल हैं वो जर्मनी के बेल्गानिया, वो जर्मनी भाषा को बोलते हैं और वो बेल्गानिया में रहते हैं। ठीक है, वो बेल्जियंस हैं जो कि जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा बेल्जियम है, इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स। ये ब्रुसेल्स एक छोटा सा जो मतलब एक पार्ट है बेल्जियम का। इसमें जो पीपुल रहते हैं उसमें से जो 80% हैं वो फ्रेंच भाषी हैं, और जो 20% है वो डच को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेल्जियम कंट्री है वहाँ पे मेजोरिटी जो स्पीकिंग है वो डच स्पीकिंग की है, लेकिन वहीं जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे जो 80% पीपुल है वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंच हैं, जो कि मतलब जो 49% जो थे, 40% जो थे लोग, वो फ्रेंच भाषा को बोल रहे थे। ठीक है, तो जो फ्रेंच भाषी जो थे उनका जो पॉपुलेशन था वो तो बेल्जियम में कम था, लेकिन जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो रिच और पावरफुल थे। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि जो डच बोलने वाली कम्युनिटी थी, दिस वॉज रिसेंटेड बाई द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। मतलब जो डच बोलने वाले लोग थे उनकी पॉपुलेशन अधिक होने के कारण उन्हें जो है इकोनॉमिक में और एजुकेशन में जो है उन्हें बहुत अधिक फायदा मिलता था। ठीक है, तो लेकिन इनके बीच जो विवाद था वो उनकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स के कारण जो है इनकी जो दो समुदाय थे, फ्रेंच भाषी और डच भाषी, उनके बीच जो टेंशन था, मतलब उनके बीच जो विवाद था वो उनकी राजधानी में जाके कम हो गया, क्योंकि जो कंट्री था वहाँ पे जो मेजोरिटी थी वही उनकी राजधानी में जो था वो माइनॉरिटी थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे बैलेंस बना हुआ था और वहाँ पे विवाद उतना नहीं बना। ठीक है, लेकिन जैसे कि जो दूसरे कंट्रीज थे, जो दूसरे नेशंस थे, जैसे कि साउथ एशिया रीजन, जैसे कि श्रीलंका है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो विभिन्नताओं वाली थी। ठीक है,
जैसे श्रीलंका जो है हमारा, वहाँ पे जो 74% पीपुल जो थे वो सिन्हाला भाषा बोलते थे, सिन्हाला भाषा, ठीक है। और 80% पीपुल जो थे वो तमिल भाषा को बोलते थे, ठीक है। और जो तमिल थे श्रीलंका के, जो श्रीलंका के तमिल थे वो भी अगेन जो है वो 2 पार्टों में बटे हुए थे। एक तो थे एमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप, जो तमिल थे वो 2 सब ग्रुप्स में बटे हुए थे। पहला तो वे थे जो श्रीलंकन तमिल्स, यानी जो श्रीलंका में पहले से ही रहते थे, ठीक है। यानी जब बाद में तमिल श्रीलंका पहुंचे उन्हें हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, इन 2 भागों में जो थे वो तमिल जो है वो बटे हुए थे श्रीलंका में, ठीक है। और द रेस्ट वॉज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज ए पॉपुलेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इज कॉल्ड इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो अब जो है श्रीलंका में जो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में था वो बहु जनसंख्यावाद का बोलबाला था, ठीक है। मतलब जो श्रीलंका था वो, श्रीलंका के बारे में बताया हुआ है कि जो श्रीलंका कंट्री था वो 1948 में आज़ाद हो गया था, 1948 में वो इंडिपेंडेंट हो गया था। और जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो सिन्हाला भाषी लोगों को जो है वो डोमिनेंस देते थे। मतलब वो मेजोरिटी के आधार पर जो अपने रूल्स और जो बेनिफिट्स जो बनाते थे, जो रूल्स बनाते थे श्रीलंका के गवर्नमेंट, वो मेजोरिटी को ध्यान में रख के बनाते थे। मतलब जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, इसीलिए वे जो गवर्नमेंट थे वो ऐसे लॉज बनाते थे जो सिन्हाला कम्युनिटी के फ़ायदे में रहते थे। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ थी, जो मतलब माइनॉरिटीज़ थी, वो जो कम जनसंख्या थी उनके लिए वो कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। तो 1956 में एक एक्ट भी वहाँ पे पास हुआ जिससे कि जो सिन्हाला है उसे वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और तमिल को जो है वो कम प्रेफरेंस दिया जाने लगा, ठीक है। और जो नया संविधान बना वहाँ का वो भी जो है बुद्धिज़्म को बचाने लगा, ठीक है। मतलब जो श्रीलंका था वहाँ की मेजोरिटी जो थे ना, जो मेजोरिटी था वहाँ पे वो बुद्धिज़्म लोग थे, ठीक है। मतलब जो सिंहाला भाषा बोलने वाले थे वो बुद्धिज़्म थे, और जो तमिल थे, तमिल में जो तमिल भाषा बोलने वाले थे वो मेनली हिंदू मुस्लिम्स थे। और जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले थे, तो सिन्हाला भाषा जो मेनली है वो बुद्धिज़्म लोग बोलते थे। तो चूँकि सिन्हाला भाषा वहाँ पे ज़्यादा लोगों द्वारा ज़्यादा बुद्धिज़्म द्वारा बोला जाता था, इसलिए जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बुद्धिज़्म के प्रेफरेंस में था, और जो सिन्हाला भाषा था उसे वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, ठीक है। All these coming measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lanka Tamils। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, यानी जो वहाँ के तमिल भाषी लोग थे, वहाँ पे वो एलाइनेशन बनाने यानी गठबंधन की भावना उनके अंदर आने लगी, ठीक है। इसके कारण जो हुआ, जो श्रीलंका और सिन्हाला और तमिल जो भाषी लोग थे, वहाँ पे जो तमिल लोग थे उन्हें ऐसा फील होने लगा, उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि जो वहाँ की गवर्नमेंट वो उनके प्रति थोड़ी भी जो है वो सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर सिन्हाला और तमिल के बीच जो है, सिन्हाला भाषी लोगों और तमिल लोगों के बीच जो है वो कन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और जो श्रीलंकन तमिल थे वहाँ पे वो पार्टियाँ बनाने लगे और वो स्ट्रगल करने लगे, संघर्ष करने लगे, ठीक है, अपने अधिकार के लिए। लेकिन उनका जो बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डेनिड। लेकिन उनकी जो मांग थी, उन्होंने जो चाहा गवर्नमेंट से, जो वो चाहते थे, वो जब उन्होंने अपने गवर्नमेंट के सामने रखा तो उन्हें जो है उनको सीधी जो उनके जो डिमांड थी उनको गवर्नमेंट ने वहाँ के नकार दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे जो 2 कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ता गया, और ये एक सिविल वॉर के रूप में जो है सबके सामने आया, ठीक है। इससे जो है जो श्रीलंका है वहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिक लॉस हुआ, कल्चरल, सोशल, हर चीज़ से जो है वो वहाँ पे बहुत श्रीलंका का लॉस हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो सारे पावर्स थे वो केवल एक कम्युनिटी के हित में थे, ठीक है। जो वहाँ पे माइनॉरिटी थी उसके किसी भी फ़ायदे को वहाँ पे ध्यान में नहीं रखा जाता था, और उनके अधिकार को भी उन्हें नहीं दिया जाता, ठीक है। इस वजह से जो वहाँ पे जो है वो सिविल वॉर हुआ, जो कि बहुत भयानक रूप धारण कर चुका था, और इसकी वजह से सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा उस कंट्री के, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेल्जियम है हमारा, उसकी बात हम करते हैं। तो बेल्जियम में जो है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे जो बेल्जियम है वहाँ पे जो ज़्यादा परसेंटेज थे जो थे लोगों के वो फ्रेंच भाषी थे, लेकिन जो उनकी राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो डच बोलने वाले लोगों की थी। तो इसलिए जो बेल्जियम है यहाँ पे जो है वो सबके जो दोनों भाषा बोलने वाले थे उन सब के हितों का ध्यान रखा गया। तो चलिए बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं कि बेल्जियम का क्या हुआ, ठीक है।
तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। जो बेल्जियम है उसने देखा कि वहाँ पर जो है बहुत विभिन्नता है, और वहाँ पे जो कल्चर है उसका, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज और विभिन्नताएँ हैं। तो 1970 और 1993 के बीच जो है वहाँ के संविधान में 4 बार संशोधन हुआ। ठीक है, मतलब जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, जो बेल्जियम कंट्री है, वहाँ की जो सरकार थी वो अपने सारी जनता की हितों को ध्यान रखने के लिए वहाँ पे उनके सबके फायदे और नुकसान को देखते हुए 1970 और 1993 के बीच वहाँ के संविधान में 4 बार संशोधन हुआ। ठीक है, और इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनमें भाईचारे की भावना थी, और वो एक ही कंट्री में रहते थे, इसलिए वो मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, यहाँ पे जो बेल्जियम का मॉडल है उसके कुछ तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था वो डच, और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये फायदे उनके जो निम्नलिखित बिंदु थे उसके संविधान के वो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है कि वहाँ का संविधान जो है वो उसमें जो डच और फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी प्रतिनिधित्व को वो समान रखता था। ठीक है, मतलब जो बेल्जियम का जो संविधान था उसमें ये साफ साफ ये बता दिया गया था कि जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या जो है वो इक्वल रहेगी। ठीक है, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और वहाँ पे जो है जो बेल्जियम कंट्री में जो है वो पावर का जो पावर शेयरिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी वहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रेजेंट थी जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो वो भी जो है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी प्रेजेंट था, और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को वो माने कि ना माने। ठीक है, और जो ब्रुसेल्स जो है उसका एक अपना अलग जो है उसका गवर्नमेंट था, और दोनों जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे फ्रेंच और डच उनके लिए भी जो उसकी मतलब जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर भी जो दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी भी जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी इक्वल थे। अब चूँकि ब्रुसेल्स कंट्री में जो है, मान लीजिए ये जो बेल्जियम कंट्री है ये ब्रुसेल्स है उसकी राजधानी, तो बेल्जियम कंट्री में जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी थी उन दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए जो उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स वहाँ पर भी जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो पीपल थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इक्वल थे। और जो बेल्जियम कंट्री है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो है वहाँ पर एक तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट थी वो प्रेजेंट थी, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी सामुदायिक सरकार। उसके प्रत्येक समुदाय के लिए जो है वो गवर्नमेंट था। ठीक है, मतलब बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच और जर्मनी भाषा बोलने वाले 1%। तो वहाँ पे इन तीनों कम्युनिटी के जो है अपनी अलग अलग गवर्नमेंट थी। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट थे वो फ्री थे, अपने जो उसके लॉज हैं उसको बनाने के लिए जो है ये फ्री थे। ठीक है, जो बेल्जियम है वहाँ के नेताओं ने ये रियलाइज़ किया कि जो कंट्री है उसमें जब एकता रहेगी तभी उनके कंट्री के मतलब जब उनके कंट्री में जब जितने भी पीपल हैं अगर सबकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट किया जाएगा तभी वहाँ पर जो है उस कंट्री में एकता पॉसिबल है, उस कंट्री में यूनिटी पॉसिबल है। इसलिए जो बेल्जियम के गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने जो हर कम्युनिटी और जो रीजन्स जो प्रेजेंट थे बेल्जियम में उन सब की नीड्स जो थे उनको ध्यान में रखा, और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको बनाए। ठीक है, लेकिन जो श्रीलंका है उसने बेल्जियम के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में यानी बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वहाँ पर सिचुएशन था। वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने मेजोरिटी के सिर्फ मेजोरिटी के नीड्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाए, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी पीपल थे उन्होंने इसका विरोध किया, और जो श्रीलंका है उसकी शांति भंग हो गई और वहाँ पे सिविल वॉर के रूप में जो सबके सामने आई, और इसकी वजह से श्रीलंका को जो है बहुत लॉस हुआ। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि बेल्जियम ने अगर जब सबके हितों का ध्यान रखा तो वहाँ पर जो है वो शांति बनी रही, और वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम किया, वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसने अच्छे से काम किया। लेकिन जो श्रीलंका है उसने सिर्फ मेजोरिटी को ध्यान दिया, जिसकी वजह से और जो माइनॉरिटी पीपल है उनके हितों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए वहाँ पर जो है सिविल वॉर होने लगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो पावर शेयरिंग है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ठीक है, तो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग जो है वो क्यों होना चाहिए, इसके लिए जो इसके दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनकी वजह से पावर शेयरिंग जो है वो करना जो होता है वो अच्छा होता है किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि पावर शेयरिंग अच्छा इसलिए है क्योंकि ये जो विरोध होने का, जो कन्फ्लिक्ट होने का, जो वार होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं किसी भी सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग के कारण।
क्योंकि जब पावर शेयरिंग होगा तो जो पावर है वो सारे पीपल्स के हाथ में रहेगा, और इससे जो है किसी के ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के नीड को पूरा किया जाए और किसी एक को ऐसे ही डेनी कर दिया जाए। तो इसलिए जो है पावर शेयरिंग जो है इम्पोर्टेंट। और दूसरा कारण जिसकी वजह से जो पावर शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है इसका बहुत ही किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो हो। तो पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी उसका जो मूल है, उसका स्पिरिट मतलब आत्मा। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है उसे हम लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेटिक जब रूल होता है तो वहाँ पर शेयरिंग पावर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इन इट्स इफेक्ट। मतलब वहाँ पर जो लोग हैं उन सब के लिए जो है उन सब के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयरिंग है, वो होना एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके हम पहले रीजन को प्रूडेंटियल रीजन और दूसरे को मोरल बोल सकते हैं। मतलब पहला जो था वो हमारा विवेकपूर्ण रीजन था और दूसरा जो है मोरल, यानी किस वजह से जो है वो जो पावर शेयरिंग है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। While prudential regions state that power sharing will bring out better outcomes, moral regions emphasize the very act of the power sharing as valuable. मतलब जो हमारा पहला रीजन था वो हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो इसके जो बेटर आउटकम्स हैं वो आएंगे किसी भी गवर्नमेंट में, ठीक है। अगर जो पहला रीजन था वो हमें ये बताता है कि किसी भी गवर्नमेंट में जो जब पावर शेयरिंग होगा तो उसके बेटर आउटकम्स आएंगे। और दूसरा जो उसका मोरल रीजन था वो हमें बताता है कि इम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वेरिएबल। ये हमें पावर शेयरिंग की कीमत को बताता है कि पावर शेयरिंग जो है वो कितना वैल्यूएबल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अब है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग से अलग अलग रूप। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है उनके अपोजिशन में जो है वो पावर शेयरिंग का इमरजेंस हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। मतलब बहुत पहले जो है वो ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो सारी पावर्स हैं किसी एक इंसान के हाथ में रहती थी, ठीक है। मतलब किसी एक पर्सन को ही, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को ही सारे पावर्स जो हैं वो सारे गवर्नमेंटल पावर्स दे दिए जाते थे, या और ग्रुप्स ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, या किसी एक स्थान पर रहने वाले जो एक ग्रुप होता था, एक लोगों का समुदाय होता था, उसे इस सारी पावर जो है दे दी। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी जो सारे जो पॉलिटिकल पावर्स थे उसके जो सोर्स हैं वो पीपुल ही हैं, यानी किसी भी पॉलिटिकल पावर का जो स्रोत है वो लोग ही उसके पावर के जो है वो सोर्स हैं। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। किसी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में जो है जो सारे विभिन्न समुदाय के लोग हैं उन सब के हितों को ध्यान रखने के लिए जो है, और जो वो सारे पीपुल जो अलग अलग व्यूज के जो पीपुल जो हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है उन सब के हितों को ध्यान रखने के लिए जो है पावर शेयरिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी गवर्नमेंट जो है पावर शेयरिंग होती है तो जो पब्लिक पॉलिटिक्स है उसमें जो प्रत्येक पीपुल है उन सबको आवाज़ उठाने का हक होता है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो पॉलिटिकल पावर्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों में, मतलब जितने लोगों में पॉसिबल है उन सब के बीच जो है पावर शेयरिंग करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो कुछ कॉमन जो अरेंजमेंट्स हैं जो कि कॉमन अरेंजमेंट जो कि किए गए हैं वो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। मतलब जो पावर है उसे हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो है वो जो गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, जो उसके तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उन तीनों के बीच जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक ही लेवल पर जो है पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और जो पावर है उसको अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स पर भी उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि ए जनरल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल इंटायर गवर्नमेंट, यानी जो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बेस पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था
वो तो एक ही लेवल पर था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, वो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, तो उनके बीच एक ही लेवल पर था, इसीलिए उसे हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब ये जो नेक्स्ट हमारे जो बोल रहा है कि जो अब जो गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग लेवल्स पे जो है वो पावर की शेयरिंग की गई है, उसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है, तो इस पावर शेयरिंग में जो है अलग अलग जो कि वर्टिकल लेवल पर है यानी डिफरेंट लेवल्स पर, तो यहाँ पर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट या जनरल गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे कंट्री को देखता है, ठीक है। तो उसके बीच और जो एक जो प्रोविंशियल यानी स्टेट लेवल पर भी जो एक गवर्नमेंट होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल के गवर्नमेंट के बीच जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए हम इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उनके बीच जो है पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। जो पावर है वो किसी भी सोसाइटी के जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच भी जो है पावर शेयरिंग जो है वो होती है, जैसे कि किसी रिलीजियस या किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स यानी भाषा या धर्म के आधार पर भी जो है वो उन गवर्नमेंट्स को जो है वो पावर दी जाती है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, मतलब जो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब नेक्स्ट जो हमारा है कि हम पावर शेयरिंग को कहाँ देख सकते हैं, तो जब जैसे जिस तरीके से जब पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप जो हैं वो मूवमेंट्स करते हैं और पावर को जो कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर भी जो हम पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसको एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।